नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात अरविंद केजरीवाल की। पूरे देश की राजनीति जो है, देश के चैनल जो है, दिन भर आम आदमी पार्टी, बीजेपी बीजेपी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया के छापे, लॉक। आपको क्या लगता है कि नेशनल मीडिया आम आदमी पार्टी पर इतना मेहरबान हो जाएगा कि दिन भर वो चलाएगा, या कोई रणनीति है? क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को इतनी तवज्जो मिलने लगी है? और क्या कारण है, लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल आखिर मोदी से डरते क्यों नहीं है? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हमला करते हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता मोदी पर हमला करते हैं, बहुत तीखा हमला करते हैं। तो खेल क्या है? तो आज इस खेल पर, इस केजरीवाल की राजनीति पे बात करते हैं। कुछ साल पहले तक एक जुमला, चुनावी जुमला चाय पान की दुकानों पर खूब चलता था। खासकर तब जब चुनावी मौसम में लोग टेलीविजन पर तरह तरह के सर्वे देखकर भ्रमित होते थे कि एक सर्वे में अबू गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, तो दूसरे सर्वे में किसी दूसरे को। लेकिन ये सब देखकर भ्रमित होने वाले लोग अक्सर ये कहते हुए मिलते थे, छोड़ो ये सब सर्वे बेकार है। असली सर्वे रिपोर्ट वही है जिसे गठबंधन में मौसम वैज्ञानिक, यानी वही गठबंधन जीतने वाला है जिधर मौसम वैज्ञानिक है, और उस समय मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कहते थे। बिल्कुल वही स्थिति, लेकिन कुछ भिन्न आयामों पर अरविंद केजरीवाल की भी आज के दौर में बन गई है। अरे नहीं, मैं केजरीवाल साहब को मौसम वैज्ञानिक नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल केजरीवाल जिस नेता पर खुलकर अटैक करते हैं, उसके बारे में ये माना जाता है कि वो नेता बहुत ही लोकप्रिय है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव के मैदान में उतर रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 सीटों में चुनाव लड़ने के लिए वही सीट नई दिल्ली चुनी, जिस पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी। उस दौर में केजरीवाल शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के काफी तीखे आरोप लगाया करते थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लग चुका था, याद होगा आपको। वो 50 दिनों तक दिल्ली की सरकार चला चुके थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने दिल्ली की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, जबकि वो जानते थे कि अगर दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। बल्कि उन्हें भी मां गंगा ने बुला लिया। तब केजरीवाल ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के लोकप्रिय, उस समय में दौड़ था, बिल्कुल लहर थी, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से भिड़ने का फैसला किया और बनारस पहुंच गए। मोदी लहर चल रही थी, केजरीवाल के रोड शो ने तहलका मचा दिया, और मोदी लहर में भी वो करीब 3 लाख वोट हासिल कर लिए, हालांकि हार गए। ये तो हुई केजरीवाल की चुनावी लड़ाई की बात। लेकिन हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने देश के सबसे लोकप्रिय नेता, पहले मनमोहन सिंह और बाद में नरेंद्र मोदी पर कैसे अटैक किया। मनमोहन सिंह, जिनके लिए इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने देश की आर्थिक आज़ादी दिलाई, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इंडियन मिडिल क्लास का आकार बहुत विशाल बना दिया, लाइसेंस परमिट राज का खात्मा कर दिया। उनकी यूपीए सरकार को जनता के बीच अलोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका केजरीवाल एंड कंपनी की मानी जाती है। अन्ना आंदोलन के पीछे टीम केजरीवाल का जोर था। हालांकि आज अन्ना ने केजरीवाल पर तीखे तीखे हमले किए हैं। 2014 से जब नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, तब से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए। हालांकि ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी भी एलजी के माध्यम से, तो कभी संसद के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगातार मोदी जी भी कुछ ना कुछ खुराफात करते रहे। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर जनता का एक बड़ा तबका केजरीवाल को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगा। लेकिन जब लगभग सभी विपक्षी शासित राज्य सरकारों से ऐसी खबरें आने लगी कि मोदी जी बहुत शोषण कर रहे हैं, तब लोगों ने केजरीवालों की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया कि केजरीवाल सही बोल रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने इतना सनसनीखेज खुलासा कर दिया कि यदि इसको सच माना जाए तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार देश के संघीय ढांचे को स्वीकार नहीं करना चाहती है। और इसी जगह दौर में अगर बात देखा जाए तो फिर केजरीवाल के आरोप सच साबित होते दिखाई देते हैं। बकौल नीतीश कुमार, केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार पर यह दबाव बनाया गया
कि हर घर नल का जल योजना में जितनी राशि बिहार सरकार की खर्च हुई है उसे आप केंद्र से ले लीजिए और इस योजना को मोदी सरकार की योजना मान लीजिए। नीतीश का यह आरोप इतना संगीन है जिसकी कल्पना शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की होगी, क्योंकि जब ऐसा ही करना है तो राज्य सरकारों की जरूरत क्या है। ग्राम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को भी, जिला परिषद को भी खत्म कर देना चाहिए। जो सारे अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिलने हैं तो यूपी की सरकार और मुख्यमंत्री की किसी भी राज्य की हैसियत नहीं है कि वो वाराणसी का, यूपी का हैसियत नहीं बचेगी कि यूपी का सीएम डीएमएसपी तय करे, क्योंकि अगर यही संघीय ढांचा बनेगा तो फिर केंद्र ही तय करेगा। नीतीश के इस आरोप के बाद से अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले 7 सालों से केंद्र पर लगाए गए आरोप अब सच के करीब बहुत बहुत नजर आने लगे हैं। जो कहते थे ना कि केंद्र परेशान कर रहा है, अब लग रहा है। लेकिन इस दरमियान अरविंद केजरीवाल ने जवान से ही सही लेकिन मोदी पर खूब हमला बोला। उन्होंने मोदी को क्या क्या नहीं कहा। हमारे पास पिछले साल का एक दिन का द हिंदू अखबार है, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने अलग अलग समय में 45 बार बेशरम, डिक्टेटर, डरपोक, यहाँ तक कि साइकोपैथ तक कह डाला। स्पष्ट है कि मोदी से केजरीवाल को डर नहीं लगता। इसका कारण है कि दिल्ली के अधिकांश वित्तीय अधिकार या तो केंद्र के हाथ में है या फिर एमसीडी के हाथ में, जो बीजेपी के हाथ में है। दिल्ली की जमीनें भी डीडीए के हाथ में हैं, डीडीए केंद्र सरकार के हाथ में है। सब जानते हैं कि डीडीए में जमीनों को लेकर किस प्रकार करोड़ों अरबों का खेल होता है। क्योंकि केजरीवाल खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लिहाजा अधिकार ना होने के बावजूद उन तक सारी खबरें, जो डॉक्यूमेंट्स आदि हैं, वो सब अपने ब्यूरोक्रेट सर्कल से पता पहुंच ही जाती है। ये बात वो कई लोग मुझे बता चुके हैं। इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये बात सच है। ये सब भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि केजरीवाल बीजेपी को सर चढ़कर उसी भाषा में जवाब देते हैं। बग्गा प्रकरण पर तो उनकी पार्टी ने ट्रेलर भी दिखा दिया कि वो किस हद तक आगे जा सकती है। भाजपा को भी लग गया कि ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। इसे भाजपा भी मनीष सिसोदिया और सचिन जैन के सारे उनको घेरने की कोशिश तो करती है, लेकिन बीजेपी के मन में भी एक कोने में डर समाया रहता है। रही बात जन समर्थन की तो और जनहित की मुद्दे के, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे सस्ती बिजली पानी का मुद्दा हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य सेवा का। इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के आसपास भी फटकती हुई दिखाई नहीं देती है। इन्हीं सब वजहों से बीजेपी का सबसे मुखर समर्थक वर्ग यानी शहरी मध्यम वर्ग भी कहीं ना कहीं तेजी से धीरे धीरे भाजपा से दूर होकर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। सबने देखा कि खुद मोदी द्वारा शाहीन बाग को सहयोग नहीं प्रयोग जैसा बयान देने की हद तक जाने के बावजूद दिल्ली के वोटर्स ने भाजपा को घास भी नहीं डाली थी। इन सब की वजह से बीजेपी केजरीवाल से भयभीत महसूस कर रही है और केजरीवाल का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। गुजरात में उनका जोर लगाने का मकसद भी यही है कि वे पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी की मांग में घुसकर भी उन्हें पार करना आता है। ये विशुद्ध मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसमें भाजपा की नींद हराम हो गई है। लेकिन आजकल केजरीवाल मोदी पर थोड़ा कम अटैक कर रहे हैं। इसका कारण बताया जाता है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन आदि मुद्दों ने मोदी मैजिक को बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में मोदी पर अटैक करके उन्हें क्यों सेंटर स्टेज दिया जाए, ये केजरीवाल के दिमाग में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की जो राजनीति चल रही है उसमें केजरीवाल बहुत ट्रम्प का कार्ड चलते हैं। बड़े से बड़े पुराने राजनेता केजरीवाल के ट्रम्प कार्ड को देखकर हैरान हैं। केजरीवाल जानते हैं कि मोदी क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं, तो जाहिर है आम आदमी पार्टी भी गुजरात में कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। क्या होगा हमारी निगाहें रहेंगी। आप देखते रहिए 4 PM, क्योंकि सच आपको राजनीति से जुड़ा कहीं मिलेगा तो 4 PM पर मिलेगा। शुक्रिया।